अस्सलाम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है और बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड भी समझा जाता है और बहुत कॉमन भी है अमंग द पीपल। ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है? ये एक डिज़ीज़ है, एक ऑटो इम्यून क्रॉनिक डिजीज़ है। ठीक है ना, यानी कि ऑटो इम्यून क्या है? क्या मतलब कि आपका अपना इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, आपका अपना इम्यून सिस्टम बैकफायर करता है। इम्यून सिस्टम का काम होता है कि जो फ़ॉरेन जो बॉडीज़ हैं उनके अगेंस्ट काम करे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इन सिचुएशंस में जो आपका अपना इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाता है, आपके बॉडी प्रोटीन्स के अगेंस्ट या जो भी सब्सटेंसेस एंडोजेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनके अगेंस्ट जो है ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरी बात है ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब आहिस्ता एकदम से उनका ऑनसेट नहीं होता बल्कि उनका प्रोग्रेशन जो है वो बहुत स्लो होता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या इसके फीचर्स आ जाते हैं? ये इन्वॉल्व करता है इन्फ्लेमेशन इन द मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ जॉइंट्स एंड अफेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को भी। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ये जॉइंट्स की लाइनिंग को भी अफेक्ट कर रहा है, यानी कि कार्टिलेज को भी अफेक्ट करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, और इसके अलावा जो बोन्स में मौजूद जो कार्टिलेज होता है उसको इफेक्ट कर रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है। इसके अलावा ना सिर्फ ये बोन्स तक महदूद रहता है बल्कि बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको भी ये इफेक्ट करता है और बहुत बहुत ज़्यादा जो है ये इफेक्ट करता है। हार्ट को भी इफेक्ट कर रहा है, लीवर को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये लंग्स को इफेक्ट करता है, वो अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। जो मेन थीम है इस वीडियो लेक्चर का वो ये है कि हम लोगों ने पढ़ना है कि ये डिज़ीज़ होती क्या है। ठीक है ना, इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब क्या वजह है जो ये डिज़ीज़ किसी पर्सन को ये होती है, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक है ना, इनके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हैं इसके। ठीक है ना, इसकी मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक है, जो इसकी ट्रीटमेंट है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट थेरेपी अप्लाई किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं और किन ड्रग्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या एडवांटेजेस हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर जो है वो एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स पे बेस्ड है। सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड को आप लोग सबसे पहले देख लें। जो रूमेटॉइड है वो रिलेटेड है मसल से एंड स्केलेटल सिस्टम से, यानी कि मसल और स्केलेटल सिस्टम दोनों आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो मसल एंड स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो है आर्थरा का मतलब होता है जॉइंट्स, और आइटस जो है ये जहाँ पर भी आएगा ना आइटस एंड पे, जिस कंडीशन के एंड पे आइटस आ रहा होता है ना ITIS, ठीक है, ये सुफिक्स होता है फॉर द इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ख़ास तौर पर। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? आपके बॉडी मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना, स्केलेटल सिस्टम भी, जॉइंट्स भी, और उन सब की क्या हो रही होगी? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अच्छा ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसा मैंने आपको बताया, और इन्वॉल्व कर रहा है साइनोवियम किसको कहते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं, एंड द टिश्यूज़ एडजेसेंट टू द साइनोवियम। ठीक है ना, जो उसके इर्द गिर्द हैं। सबसे पहले इसकी एटियोलॉजी देख लेते हैं कि ये किसी पर्सन को ये होता ही क्यों है। ठीक है, अच्छा इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स और एक होते हैं अदर्स फैक्टर। अदर फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? मेनोपॉज आ जाता है, प्रेगनेंसी आ जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ जाते हैं, स्मोकिंग आ जाता है, और इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में सारा इन्वॉल्व हो जाता है, बैक्टीरिया भी, वायरल भी, फंगल भी, हर तरह का इन्फेक्शन जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है उसमें क्या है? HLA-DRB1 जीन। इसमें क्या होते हैं? चेंजेस आती हैं। इस जीन से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं? वो इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं कि वो डिस्टिंग्विश करे बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, यानी कि जो अपने सेल हैं उनके दरमियान और जो दूसरे सेल हैं उनके, मतलब जो अपने सेल का मतलब है कि बॉडी सेल, और जो बाहर जो बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर जो फंगल सेल्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो है वो डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है ना, ये जीन जो है ये इस तरह करता है। इस जीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए, तो फिर आपका इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता कि आइदर ये जो प्रोटीन है ये बैक्टीरियल प्रोटीन है या वायरल प्रोटीन है या फिर ये ह्यूमन बॉडीज़ के अपने मतलब अपना जो है ये प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, तो वो जब मतलब एक तरह से कह सकते हैं ब्लाइंड हो जाता है सिस्टम। ठीक है ना, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको पता नहीं चल रहा होता। ठीक है, अच्छा तो इसमें या तो म्यूटेशन आ सकती है, तो आप ऑब्वियसली फिर भी वो ऑटो इम्यून ही है। ठीक है ना, तो अगर इसमें म्यूटेशन आ जाती है तो फिर क्या होता है कि फ़र्क नहीं पता चलता कि आपके अपना बॉडी सेल कौन सा और जो फॉरेन सेल है वो कौन सा है। जो दूसरे हैं ये चीज़ें ये क्या कॉज करवाती हैं? ये एटियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर ये जो स्मोकिंग है, इन्फेक्शंस वगैरह हैं ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरल, फंजाई वगैरह,
इनकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी प्रोटीन्स है उनमें म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे कोलेजन है, ये ड्यू टू आइडियोलॉजिकल फैक्टर जो स्ट्रक्चर जो कोलेजन प्रोटीन है वो मॉडिफाई होता है, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द वाइमेंटन, यानी कि कोलेजन और वाइमेंटन जो दोनों ही मौजूद होते हैं साइनोवियम में, इनमें क्या होती है, चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। चेंजेस आती है क्या मतलब है कि म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है। म्यूटेशन इन विच सेंस, आर्जिनाइन क्या है, अमाइनो एसिड। अच्छा, अब ये कोलेजन क्या है, ये प्रोटीन है। वाइमेंटन, हमारी बॉडी जो है वो मेजॉरिटी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। तो अब प्रोटीन का क्या अगर हम लोग उसका एलिमेंट देखें, बेसिक एलिमेंट वो क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। तो आर्जिनिन भी एक अमाइनो एसिड है। आर्जिनिन अमाइनो एसिड नॉर्मली प्रेजेंट होता है और वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है या रिप्लेस होना शुरू हो जाता है सिट्रोलाइन से, ठीक है ना, जिस प्रोसेस को कहते हैं सिट्रोलाइनेशन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या एक जो है अमाइनो एसिड में कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो है ना इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, सिट्रोलाइनेशन होना शुरू हो जाती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक तो ये है ना, अगर इनमें से कोई फैक्टर नहीं है तो फिर या तो अगर ये है, ठीक है, तो आपकी बॉडी उसी तरह जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के दरमियान। वो नॉर्मल जो आर्जिनिन से जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी कंसिडर करेगी कि शायद ये कोई बाहर का फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, इनमें कोई से कोई फैक्टर है जिसकी वजह से ये चेंजेस आ गई हैं, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल नहीं है प्रोसेस, ये क्या है, इनकी वजह से इंड्यूस हुआ हुआ एक अब नॉर्मल प्रोसेस है, अनयूजुअल प्रोसेस है, ठीक है ना, जो आपका नॉर्मली बॉडी में इतना नहीं होता। ऑल्दो कि ये रेजिड्यू बनता है सिट्रोलाइन, लेकिन इतना नहीं बनता जितना कि आर्जिनाइन नॉर्मल सिचुएशन में बनना शुरू होता है। आर्जिनाइन से नॉर्मल सिचुएशन में सिट्रोलाइन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हैं तो फिर उसका जो प्रोसीजर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, ताकि आपको हैंड आउट्स भी मिल जाएं और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए इस वीडियो के थ्रू। एनी हाउ, हम आगे चलते हैं। अब क्या है कि ये एक नॉर्मल जो अमाइनो एसिड से अब क्या है, एक डिफरेंट अमाइनो एसिड बन रहा है। तो ऑब्वियसली इम्यून सेल डेट प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू द साइनोवियम, वो कंसिडर करते हैं इस न्यू प्रोटीन को एज एन एंटीजन, ठीक है ना, वो इसको एंटीजन समझते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टी सेल एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। उस एरिया में जो टी सेल होता है, मतलब जब बॉडी में डिटेक्ट होता है नया प्रोटीन तो फिर टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। अब टी सेल जो है वो दो काम कर रहा है, एक पाथवे इसका ये है और एक पाथवे इसका ये है, ठीक है ना। एक पाथवे क्या है कि इसके अपने फंक्शंस हैं, ठीक है ना, टी सेल से क्या क्या इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, बी सेल, इसने बी सेल को एक्टिवेट कर दिया और बी सेल ने अपना काम करना है, ये बी सेल का सारा काम है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ लिख दूँ नोट्स में भी, इसलिए ये थोड़ा सा जो है वो मतलब लग रहा है नोट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। टी सेल जो है वो सिक्रिएट करते हैं साइटोकाइंस, ठीक है ना। साइटोकाइंस कौन कौन से, इंटरफेरॉन गैमा एंड इंटरल्यूकिन 17, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी टेस्ट के लिए, ठीक है, उनका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरफेरॉन गैमा प्रोड्यूस करता है और इंटरल्यूकिन 17। अब ये जो जब ये साइटोकाइंस सिक्रिएट होते हैं तो क्या ये कॉज करते हैं, रिक्रूटमेंट कॉज करते हैं किसकी, मैक्रोफेजेस की। रिक्रूटमेंट भी, और किस तरह से रिक्रूटमेंट होती ही एक्टिवेशन के बाद है, ठीक है ना। एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेजेस का, उनकी रिक्रूटमेंट होगी, मैक्रोफेज आके जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है, ये मतलब ये वाले साइटोकाइंस का काम करेंगे, ये दो काम कर रहे हैं। एक तो ये प्रोटीएजेस को एक्टिवेट करेंगे। प्रोटीएजेस क्या है, प्रोटीएजेस से पता चल रहा है ये कोई एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स जो है वो कार्टिलेज को ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो है, ये मैंने कार्टिलेज ग्रीन से किया है, ठीक है ना। ब्लू जो है वो साइनोवियम है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, एंड जो ये रेड है ये क्या है, फिब्रस लेयर, ठीक है। और ये क्या है, ये एक जॉइंट दिखाया हुआ है, जो हम दो बोन्स मेट करती हैं वो क्या होता है, जॉइंट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो कार्टिलेज है ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीएज की वजह से क्या होगा, ये कार्टिलेज ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ तो ये मसला हुआ, दूसरा क्या है कि साइनोवियम सेल जो है इन्हीं की वजह से वो प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाएंगे। प्रोलिफरेट क्या होता है कि डिवीजन करना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा ये डिवाइड करेंगे तो पैनस फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि ये देखें ब्लू लेयर अगर ये नॉर्मल है तो ये इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब पैनस क्या होता है, पैनस थिक स्वेलन साइनोवियम को कहते हैं पैनस, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है ये
पैनस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। इसकी तो इन्फ्लेमेशन हो ही रही है प्रोटीएज के ज़रिए, और ये जो इसकी वजह से जो सेल डिवाइड करना शुरू हुए हैं, जो पैनस फॉर्म हो गया है वो भी क्या है, थिक स्वॉलन है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल प्रोलिफरेट कर रहे हैं वो कौन से हैं, फिब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवियोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना, ये प्रोलिफरेट करते हैं। अच्छा, इनके प्रोलिफरेशन की वजह से एक तो पैनस फॉर्मेशन हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रैंक एल का जो है एक्सप्रेशन होना शुरू हो गया है। रैंक एल का जो एक्सप्रेशन होगा तो वो क्या, अच्छा रैंक एल को मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि रैंक एल जो है वो क्या चीज़ है। रैंक एल जो है वो एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, और ये मेंबर है किस फैमिली का, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का, यानी कि टीएनएफ फैमिली का जो है ये एक मेंबर है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, टीएनएफ फैमिली का ये मेंबर है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी को रेगुलेट करना इनका काम होता है, ठीक है ना। रैंक एल जो है वो क्या है, रैंक जो है एल लाइगेंड है, जो कि जो बाइंड किसके साथ होता है, रैंक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, जो किस पे मौजूद होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट पे मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये जो ओस्टियोक्लास्ट जब ये बाइंड करता है ना अपने रिसेप्टर रैंक के साथ, रैंक एल बाइंड कर रहा है रैंक रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। वो किस पे मौजूद होती हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल पे मौजूद होती हैं। ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है, बॉन्ड डिजॉल्विंग काम होता है इनका, ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेक डाउन, बॉन्ड डिजॉल्विंग काम होता है ओस्टियोक्लास्ट का, ठीक है। अच्छा, जब ये इनका एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि ये फिर जब ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या है, बोन्स भी जो है वो अब जो है उनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, बोन्स भी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी। नंबर 1 क्या है, प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस के ज़रिए क्या हो रहा है, कार्टिलेज, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, साइनोवियम, साइनोवियम सेल प्रोलिफरेट कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पैनस फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तीसरी तरफ हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा क्या, रैंक एल एक्सप्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो हो रही है और बोन्स पे नेगेटिव इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बोन भी, ठीक है, आपका जॉइंट भी, और वो जो कार्टिलेज है वो भी, ठीक है ना। अच्छा, जो जॉइंट किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, ये जॉइंट कैप्सूल बना होता है, ये जो सारा है, ये जो कार्टिलेज, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन और ये जो फिब्रस लेयर होती है रेड वाली, ये एक जॉइंट कैप्सूल बना रहे होते हैं। और ये कार्टिलेज किस लिए होता है कि जॉइंट की फ्रिक्शन को कम किया जा सके, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या है कि ये पूरा का पूरा जॉइंट ख़राब हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये बात आपके पास क्लियर हुई। ये तो था एक तरफ का पॉइंट कि टी सेल क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बी सेल की तरफ देखते हैं कि बी सेल ने क्या काम किया। बी सेल जो है ये प्रोलिफरेट करते हैं, प्रोलिफरेशन के बाद जो है प्लाज्मा सेल बनते हैं, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो आपके बॉडी के अगेंस्ट हो, ठीक है ना, जो अगेंस्ट आवर बॉडी काम कर रही हो, ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं ये कौन कौन सी तरह की होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑटो एंटीबॉडीज़ 2 तरह की प्रोड्यूस हो रही होती हैं, एक होती है रियोमेटाइड फैक्टर आईजीएम और दूसरा एंट्री सिट्रुलिनेटेड एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है ना, क्योंकि सिट्रुलिनेशन हो रही होती है, ये इस सिट्रोलाइन के साथ जाके जो है ये बाइंड करती है, इसके खिलाफ जो है ये प्रोड्यूस हुई हुई है एंट्री सिट्रुलिनेटेड। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, मतलब बल्कि बाज़ औक़ात कि इसकी नॉर्मल इसकी फिजियोलॉजी आप कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी का मतलब है कि इनकी फिजियोलॉजी, इनका काम जो है, वैसे तो ये ओवरऑल पूरा पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम इनका काम देख रहे हैं तो क्या होता है कि ऑल तो कि ये इसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है बाज़ औक़ात, लेकिन इनका आपस में भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। जब इनका आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना, तो क्या होता है कि ये मज़ीद इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। कैसे, ये एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मज़ीद इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। अब जब एक तरफ तो मज़ीद इन्फ्लेमेशन हो रही है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ज़रिए, ठीक है। दूसरा क्या है, एंजियोजेनेसिस भी ये कॉज कर रहा है, ठीक है ना, अगर इनका आपस में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। एंजियोजेनेसिस क्या है कि ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रही हैं, और जो ब्लड वेसल अगर यहाँ पर पहले 2 आ रही थी, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक ये थी और ये यहाँ पर एक दो थी, ये ब्लड वेसल थोड़ी सी इस तरह मैं बना रही हूँ, तो अब क्या होगी, इनकी डिवीज़न हो जाएगी। ये थोड़ा सा छोटा है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, ये ब्लड वेसल्स क्या है, इनकी एंजियोजेनेसिस हो रही है। तो अब क्या होगा कि अब अगर पहले जो है
1% जो है वो आ रही थी ये सारे सेल, यानी कि टी सेल, बी सेल 1% थे। तो अब एंजियोजेनेसिस के बाद क्या हो जाएगा, ये 10% होंगे, क्योंकि ब्लड वहाँ पर ज़्यादा है। जब ब्लड वहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो सर्कुलेशन, जो सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वहाँ पर वो ज़्यादा आएंगे, टी सेल ज़्यादा आएंगे, इम्यून सेल वहाँ पर ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। जब ज़्यादा इम्यून सेल होंगे तो क्या है कि जो है, जब इम्यून सेल ज़्यादा होंगे तो इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि साइटोकाइन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा साइटोकाइंस होंगे, ज़्यादा प्रोटीएजेस प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा प्रोटीएजेस प्रोड्यूस होंगे, कार्टिलेज उतना ही ब्रेक डाउन होगा, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, बोन उतनी ही डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी, पैनस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। अगर इसमें किसी को भी कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकता है, और दूसरा मैं फेसबुक पेज का लिंक भी दे दूँगी, वहाँ पर भी आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन हो इस प्रोसेस में तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब एक हम लोगों ने बात ये देखी कि कोलेजन प्रोटीन मॉडिफाई हुआ, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द वाइमेंटन। अब कोलेजन सिर्फ जो है ये यहाँ पर मौजूद नहीं होता, ठीक है ना, आपके जॉइंट कैप्सूल में मौजूद नहीं होता, बल्कि ये जो है ये आपके और भी बॉडी पार्ट्स में मौजूद होता है। तो कोलेजन जहाँ कहीं भी मौजूद होगा, जैसे स्किन में, मायोकार्डियम में, वो उसी तरह से जो है वो डिफॉर्मिटीज शो करना शुरू कर देगा, जिसको कहा जाता है नॉन आर्टिकुलर फीचर्स। अच्छा, एक तरफ हम लोग ये देखते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि एक तरफ पैथोफिजियोलॉजी विद जॉइंट्स में, अब हम लोग देखेंगे कि और भी कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। और दूसरा हम लोग जो मेजर जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना, हैंड जॉइंट्स पे या आपके लेग जॉइंट्स पे कौन कौन सी जो है वो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अब क्लिनिकल साइंस में कौन कौन से आ जाते हैं, जो मोस्ट कॉमन जॉइंट्स हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, स्मॉल जॉइंट कौन से, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, पीआईपी, एमसीपी, पीआईपी एंड मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, एमटीपी, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन कौन से जॉइंट हैं, अगर हम लोग अपने हाथ की तरफ देखें इस तरह से, तो एमसीपी कौन सा है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, ये वाला है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें कि पीआईपी कौन सा है, प्रॉक्सिमल फेलेंजियल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये वाला है, ठीक है। और ये वाला जॉइंट नहीं इसमें इन्वॉल्व होता, ये जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, डीआईपी, ये जो डीआईपी मैंने हाईलाइट किया, ये ओस्टियोआर्थराइटिस की निशानी होती है। अगर इन जॉइंट्स में भी जो है पेन, स्वेलिंग या स्टिफनेस होती है। अच्छा, इन तीनों जॉइंट्स में जो है पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस होती है, ठीक है। अगर ये ओस्टियोआर्थराइटिस है तो फिर इन जॉइंट्स में भी जो है वो पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस होगी, ठीक है ना। मैं बात कर रही हूँ पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस की। अगर हम लोग ये दो जॉइंट्स की बात करें तो ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये हाथ के हैं, और ये मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, ये क्या है, जिस तरह से ये व्रिस्ट होती है ना हमारे हाथ की, इसी तरह से जो है स्वेलिंग एंड स्टिफनेस हो जाती है। ये तो हो गई ये मोस्ट कॉमन जॉइंट। अब जो स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज़ होती हैं ये बहुत कॉमन है, ठीक है ना, डिफॉर्मिटीज़। इनमें नंबर 1 कौन सी आ जाती है, कॉमन इस लिहाज से कि मतलब ये कॉमनली पूछे जाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। वैसे ये स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज़ हैं जो कि इंडिकेट भी करती हैं, जो इतनी कॉमन नहीं है, कॉमन इन अ सेंस के पेशेंट में हर पेशेंट को ये नहीं होगी, लेकिन पेन, स्वेलिंग जो है ये और स्टिफनेस ये हर पेशेंट को एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ठीक है ना। ये जो है कोई इनमें होगा, जैसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी किसी को हो सकती है, किसी को जो है वो बटन होल डिफॉर्मिटी हो सकती है, किसी को कोकअप 2 डिफॉर्मिटी। इस लिहाज से जो है ये हर एक की स्पेसिफिक डिफॉर्मिटी है, किसी पेशेंट को कोई होगी, किसी को कोई होगी, लेकिन ये जो है ये पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग ये ऑलमोस्ट सब में कॉमन है, ठीक है। अच्छा, स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होती है कि इसमें जो है जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है उसकी फ्लक्शन हुई है, ठीक है ना, जबकि जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है इसकी हाइपर एक्सटेंशन हुई है, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाने की कोशिश की है, तो ये आई होप ये अंडरस्टैंडेबल हो आप लोग को। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि इसकी जो है वो फ्लैक्शन हुई हुई है। मैंने आपको बताया कि ये वाला जॉइंट होता है डीआईपी जो है, ठीक है ना, ये इस जॉइंट को कहते हैं, यहाँ पर जो मौजूद होता है। अच्छा, ये जो है इसकी फ्लैक्शन हुई हुई है और इसकी जो है क्या हुई है, एक्सटेंशन हुई, एक्सटेंडेड है नीचे की तरफ, ठीक है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो गई ये वाली। जो बटन हॉर्न डिफॉर्मिटी है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। इसका मतलब क्या है कि जो डीआईपी की जो है वो एक्सटेंशन हुई होती है और पीआईपी क्या होती है, उसकी फ्लैक्शन हुई होती है, ठीक है। अच्छा, कोकअप टो जो डिफॉर्मिटी है इसका मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी कि ये किस तरह से जो है ये कौन सी डिफॉर्मिटी है, ताकि आपको इसकी पिक्चर से जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अल्नर डेविएशन। अल्नर डेविएशन क्या होता है कि ये जो आपका हाथ है ये आपकी स्मॉल फिंगर की तरफ ऐसे बेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसकी भी मैं पिक्चर ट्राई करूँगी, वैसे मैंने थोड़ी सी बनाई है इसकी डायग्राम।
मैं ट्राई करूँगी कि इसकी मैं पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर दूँ इस वीडियो लेक्चर में, ताकि आपको अंडरस्टैंडेबल हो ज़्यादा। जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट है ना वो स्वेलन हो जाता है एंड कॉजेज़ द फिंगर। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट कौन सा था, ये वाला, ठीक है ना। अब ये जो है ये स्वेलन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉज करता है कि सारे फिंगर्स को कि ये बेंड हो जाए टुवर्ड द स्मॉल फिंगर, ठीक है ना, टुवर्ड द लिटिल फिंगर की तरफ ये जो है ये बेंड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो बाकी ऑर्गन्स पे जो इफेक्ट पड़ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जो कोलेजन जो बाकी टिश्यूज़ में मौजूद है, जैसे स्किन, मायोकार्डियम, उन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन इन सर्टन ऑर्गन। अच्छा, ये नोट्स भी जो हैं ये उन्हीं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के ही हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया डायग्रामेटिकली, ये उसी तरह से मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, इसलिए मैंने आपको ये शो नहीं किया। एनी हाउ, सिस्टेमिक जो मैनिफेस्टेशन है इन सर्टन ऑर्गन्स ये मैंने यहाँ लिखी हैं। जो न्यूरोलॉजिकल देखा जाए तो उसमें क्या होगी, फटीज, डिप्रेशन और जो है मतलब इस तरह की कंडीशंस होंगी, ठीक है ना, डिजीनेस वगैरह आपको फील होगी पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाती है, हार्ट में अगर हम लोग देखें तो हार्ट में जो है पेशेंट को 4 तरह की कंडीशंस जो हैं वो शो हो सकती हैं पेशेंट में। एक तो आ जाता है आर्थ्रियोजेनेसिस आ जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड स्ट्रोक हो सकता है। स्किन में क्या है कि नोड्यूल्स, स्किन में क्या डिफॉर्मिटीज़ आएंगी कि नोड्यूल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर लीवर की बात करें तो लीवर में क्या होता है कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो इंक्रीज़ होगा, जो कि एक मार्कर है इन्फ्लेमेशन का। ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है, ये इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा इरेथ्रोसाइट जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। हेप्सिडिन वो बढ़ जाएगा, हेप्सिडिन बढ़ेगा तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है ना। जितना हेप्सिडिन बढ़ता है उतना एनीमिया का जो है वो चांसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ओस्टोपीनिया, ठीक है ना, ओस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा मसल में क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हुई कि ये किस तरह से जो है, ये मेन मैंने क्योंकि ये क्विक रिव्यूज़ क्लासेस हैं, ठीक है, तो मैंने जो है बहुत ही जो है वो कंसाइजली लिखा हुआ है कि जो न्यूरोलॉजिक में क्या होंगी, ठीक है ना, हार्ट, स्किन और लिवर में क्या होंगी, ठीक है ना। ये बहुत मेजर हैं जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। जो हार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोगों ने इसके देख लिया कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कि किस तरह से ये जॉइंट्स को इफेक्ट कर रहा है और दूसरे बॉडी पार्ट्स को ये इफेक्ट कर रहा है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसका एक बड़ा ही कॉमन जो है, एक कह सकते हैं कि इसी जैसे एक मिलती जुलती डिजीज़ जो है वो क्या है, ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है ना। अब रियोमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने इनका कंपैरिजन बनाया है, ठीक है, इनके सिम्टम्स का, इनके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स का, ठीक है ना, और इनकी मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, ठीक है ना। ये कंपैरिजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले ओस्टियोआर्थराइटिस को देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ये क्रॉनिक कंडीशन है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, जिसमें डीजनरेशन होती है। क्रॉनिक कंडीशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज डीजनरेशन, यानी कि कार्टिलेज की डीजनरेशन होती है, जिसकी वजह से जब कार्टिलेज नहीं होगा तो क्या होगा कि अच्छा, जॉइंट्स में क्या होता है कि जॉइंट्स के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग होती है, ठीक है ना। उस कवरिंग की वजह से क्या होता है कि बोन का आपस में फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है ना। जब कार्टिलेज डीजनरेट हो जाता है ना तो क्या हो जाता है, बोन आपस में जो है ना वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है ना। जब उनमें रेजिस्टेंस होता है, रगड़ पैदा होती है, तो फिर बोन्स भी ख़राब होती हैं और उसमें मूवमेंट में भी मसला होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो कार्टिलेज डीजनरेट हो जाता है, जो कि अफेक्ट करता है बोन्स को, कॉज करता है पेन, डिक्रीज फंक्शनिंग एंड इवन डिसेबिलिटी भी कॉज कर देता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने देखा, ये भी क्रॉनिक कंडीशन है, ठीक है ना। और इसका तो हमने देख ही लिया कि ये क्रॉनिक सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है दैट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन इन द मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द जॉइंट एंड अफेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना। ये साथ में इंटरनल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर रही है, जॉइंट्स को तो इफेक्ट कर रही है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी कर रही है, ठीक है ना। ये खास तौर पर जो है वो कार्टिलेज को जो है वो इफेक्ट कर रही है। कार्टिलेज ही जॉइंट की असल में लाइनिंग होती है, दोनों हैं कार्टिलेज को इफेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें साइनोवियम भी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है ना। ये ख़ास तौर पर कार्टिलेज को इफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद ये इफेक्ट करती है मिडल एज एंड एल्डरली को, ठीक है ना, ड्यू टू द डिक्रीज स्ट्रेंथ इन द टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, जो बोन्स को मसल के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड लिगामेंट्स एंड मसल्स, यानी कि टेंडन्स में, लिगामेंट्स में एंड मसल्स, तीनों की जो स्ट्रेंथ है। अच्छा, जिस तरह से एजिंग होती है ना, एजिंग का एक फैक्टर है, इसी तरह से जो है ना ये आप कह सकते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस भी होना शुरू हो जाता है लोगों में, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे ये स्लोली प्रोग्रेस करता है ना डिज़ीज़, वो उसके मतलब ये एजिंग के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होती है, ठीक है ना। ये भी इसी तरह एजिंग के साथ प्रोग्रेस करती जाती है, ठीक है।
अच्छा, क्योंकि उस वक़्त जो है विद द पैसेज ऑफ द टाइम, विद द पैसेज ऑफ लाइफ टाइम आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो उतनी एनर्जी लेवल वो नहीं रहता, ठीक है। आपकी जो मोबिलिटी है वो नहीं आपकी जो एज़ कम्पेयर टू द यंगर एज उस तरह की नहीं रहती है, ठीक है ना। और आपका बॉडी मैकेनिज़्म, लिवर की जो मेटाबॉलिज़्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सेम नहीं रहती, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, टेंडन्स की भी, ठीक है ना, लिगामेंट्स की भी और मसल्स की भी। किस वजह से? एंड डिक्रीज़ हो जाती है प्रोलिफरेशन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? कंपोनेंट होते हैं कार्टिलेज का, कार्टिलेज का कंपोनेंट है, ये कार्टिलेज का कंपोनेंट होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस एंड कोलेजन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। तो क्या होना शुरू हो जाता है, इसकी जो प्रोलिफरेशन है वो, यानी कि जो कार्टिलेज को आप कह सकते हैं कि जो कार्टिलेज को जो चीज़ मेंटेन कर रही है ना, उसको डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। मसल स्ट्रेंथ कम हो रही है, टेंडन्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है ना, लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है और एपोप्टोसिस होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। मतलब ये सब स्ट्रेंथ कम हो रही है और जो चीज़ मेंटेन कर रही थी इन सब से, मतलब जो कार्टिलेज को, वो भी कम होना शुरू हो गई, उसकी भी प्रोलिफरेशन कम हो गई। तो ये क्या है कि ये ओस्टियोआर्थराइटिस है, जबकि जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, जो कि ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है बल्कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चला, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। इसमें आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसीलिए फिर मेडिकेशन भी उस हिसाब से दी जाती है, ठीक है। अभी हम लोग मेडिकेशन मैनेजमेंट मैं अभी आप लोग को बताऊँगी कि किस तरह से इनकी मैनेजमेंट की जाती है। अच्छा, अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, क्या सिम्टम्स हैं? डीप लोकलाइज्ड पेन इन द जॉइंट, बहुत ज़्यादा डीप और लोकलाइज्ड पेन होता है जॉइंट में। पेन एंड स्टिफनेस अकर विद द रेस्ट एंड इमोबिलिटी एंड लास्ट लेस दैन 30 मिनट्स, यानी कि कोई पर्सन जो है वो थोड़ी देर अगर वो बैठा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह वो उठकर चलेगा, ठीक है, या फिर अगर वो सोया हुआ है और अब वो उठेगा तो उसको क्या होगा, पेन एंड स्टिफनेस महसूस होगी कि उसके जॉइंट्स जो है ना वो अब बड़े सख्त हुए हुए हैं और उससे चलना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ये इसकी निशानी होती है बहुत ज़्यादा, और ये कम से कम मतलब 30 मिनट से जो है ना 30 मिनट तक रहती है, ठीक है ना। लेकिन 30 मिनट के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी मूवमेंट जब शुरू होती है तो वो सही होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा पॉपिंग एंड क्रैकिंग नॉइस होती है इन द जॉइंट्स में अपॉन मूविंग, जब मूव करता है ना तो पॉपिंग एंड क्रैकिंग नॉइस होती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जब मूव कर रहे होते हैं तो जो खासतौर पर वुमेन, तो उनके जो घुटनों में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसको वो भी एक निशानी है इस चीज़ की। लेकिन क्या होता है बाज़ औक़ात जैसे अगर ये बहुत यंग पीपल में है, ठीक है, या फिर आपका एक फैमिली मेम्बर है जो बेशक उसको एल्डरली है लेकिन वो वैसे फिट है, उसको कोई सिम्टम दूसरा नहीं है जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ, लेकिन फिर भी साउंड आ रहा है, तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है ना। लेकिन समटाइम्स मतलब लेकिन मेजरली क्या है कि ये इसकी निशानी है, ठीक है ना इसकी। अच्छा, ये अफेक्ट करती है कौन कौन सी पार्ट्स को? हिप्स को, नीज़ को, स्पाइन को, फिट एंड हैंड्स को, ठीक है। ये इसके निशानी मतलब साइन एंड सिम्टम्स हो गए, ठीक है। इसके अगर हम लोग साइन एंड सिम्टम्स वैसे तो देखे हैं, दोबारा देख लेते हैं। इन द अर्ली डिजीज़ मेलेस एंड एनोरेक्सिया होता है, ठीक है ना, भूख का ना लगना और मसल्स वगैरह में पेन होना, ठीक है ना। सिमेट्रिकली टेंडर एंड स्वॉलन जॉइंट, अच्छा ये भी होता है कि जो मैंने आपको बताया कि जो फिब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवियोसाइट इनकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने इसकी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा कि इनकी जो है वो प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जब इनकी प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है ना तो क्या होती है कि ये क्योंकि इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो फिर ये मूव करना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। जब ये एक तरफ जैसे अगर एक वन साइड हैंड जो है वो अफेक्टेड है तो क्या होगा कि वो दूसरे जो आपका दूसरा हाथ है वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है पेशेंट का, ठीक है। तो इसकी किस वजह से हो रहा होता है कि वो जो फिब्रोब्लास्ट साइनोवियोसाइट उनकी माइग्रेशन होनी चाहिए, तो मूवमेंट होना शुरू हो जाती है उनकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना सिमेट्रिकल जो है वो जॉइंट्स अफेक्ट हुए होते हैं कि दोनों हाथ अफेक्ट हुए हुए हैं, दोनों पाँव अफेक्ट हुए हुए हैं इस तरह से। अच्छा, सिमेट्रिकली टेंडर एंड स्वॉलन जॉइंट्स, पेन होता है जॉइंट में, ये अफेक्ट करता है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट अफेक्ट करता है, रिस्ट जॉइंट अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अदर एरियाज इंक्लूड द स्पाइन, शोल्डर, एंकल एंड हिप। इन्फ्लेम्ड साइनोवियम इज़ द हेल मार्क ऑफ रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इसका हेल मार्क है ये, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इनके सिम्टम्स देख लिए। एटियोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, एडवांस एज फीमेल में बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे जो 55 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा हो। फिर इसके अलावा मसल वीकनेस, ओबेसिटी, ये चीज़ें आप लोगों ने, अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, फिजिशियन हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ करनी है कि ये ओबेसिटी ना हो आपके पेशेंट में, ठीक है ना। इसको सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना सॉल्व करना है। अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी में है तो आप लोगों ने उसको सॉल्व करनी है इस चीज़ को, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं कि
एक ब्रांचेस इसकी बनती हैं फिर, ठीक है ना, ब्रांचेस ऑफ डिजीज़ ये कॉज करता है, ठीक है ना। जॉइंट ट्रॉमा हुआ, कोई चोट आई हो, ठीक है ना, कहीं गिरा हो या कोई चीज़ लगी हो, ठीक है ना, फिर हेरिडिटरी आ जाता है, ठीक है ना, कॉन्जेनिटल और द डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। और रेपिटेटिव स्ट्रेस, किसी आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव स्ट्रेस जो है वो आप ले रहे हो, ठीक है, जैसे किसी पर्सन की एक ड्यूटी है कि उसने कोई वज़न उठाना है या बार बार उसको किसी पॉइंट पे जो है वो हिट हो रहा है, इस तरह से जो है ये रेपिटेटिव स्ट्रेस उस जॉइंट पे पड़ रहा है, ठीक है ना। ये इसके आ जाते हैं, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई ज़्यादातर क्या है कि आपकी या तो वीकनेस है या कोई एज का फैक्टर है या हेरिडिटरी फैक्टर है। इसमें कोई ये नहीं है कि इन्फेक्शन हुआ तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ठीक है। कोई जो है ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा तो चलो ठीक है, जॉइंट ट्रॉमा है, ठीक है, लेकिन स्मोकिंग है तो फिर जी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ऐसा नहीं है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या है, इन्फेक्शन भी है, ट्रॉमा भी है, स्मोकिंग भी है, ठीक है। स्मोकिंग बहुत कॉमन समझा जाता है इन चीज़ को, ठीक है। मेनोपॉज है, कॉन्ट्रासेप्टिव लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें इनमें कॉमन हो जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। अब अगर हम लोग इनकी मैनेजमेंट की तरफ देखें, ये क्विक मैनेजमेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट में अभी आप लोग को डिटेल में जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। ये जस्ट क्विक है कि किस तरह से हम लोगों ने डिज़ाइन करना है, ये एक प्लान है, माइंड पे हम लोगों ने प्लान बनाना है कि किस तरह से कौन कौन सी डिजीज़ जो मेडिसिन हैं वो यूज़ हो सकती हैं। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगर मैनेजमेंट देखें, अभी ये मैनेजमेंट है, फार्माकोलॉजिक नहीं है, ये नॉन फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट है। एक्सरसाइज एंड रिडक्शन इन वेट, मैंने आपको बताया कि ये ओबेसिटी जो है ये एक बड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, ख़ास तौर पे आपकी हड्डियों के लिए। आपकी हड्डियों को वज़न उठाना पड़ना है आपकी बॉडी का, ठीक है ना, जितना भी आपके ऊपर फैट्स हैं वो सारा आपके स्केलेटन फ्रेमवर्क, जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है उसी ने सारा वज़न उठाना है, ठीक है ना, उस पर सारा लोड पड़ेगा। तो आपकी जो वेट रिडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें एक्यूपंक्चर की टेक्निक आ जाती है, फिर थर्मल थेरेपी आ जाती है। थर्मल थेरेपी में कौन सा आ जाता है, हॉट शावर या फिर आइस पैक्स, ठीक है ना। ये दोनों ही जो है ये मतलब अच्छे होते हैं पेन और इन्फ्लेमेशन को जो कम करने के लिए, ये बड़े फ़ायदेमंद होते हैं दोनों ही। अगर फार्माकोलॉजिक में देखें तो सबसे पहले जो एसिटामाइनोफेन है ये फर्स्ट लाइन कंसिडर किया जाता है पेन के लिए, ठीक है। इसके अलावा एनसेड या फिर कॉक्स-2 इनहिबिटर जैसे थैलीकॉक्सिब ये सेकेंड लाइन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ट्रोमाडोल जो है ये थर्ड लाइन कंसिडर किया जाता है फॉर द पेन, यानी कि फर्स्ट लाइन किसी सेकेंड लाइन का मतलब ये कि अगर फर्स्ट लाइन इफेक्टिव नहीं है तो फिर सेकंड लाइन की तरफ आना है, अगर सेकंड लाइन भी इफेक्टिव नहीं है फिर थर्ड लाइन की तरफ आना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर थर्ड लाइन भी इफेक्टिव नहीं है फिर आ जाते हैं आप लोग ओपियोइड एनाल्जेसिक जैसे कोडीन या ऑक्सीकोडोन की तरफ आ जाते हैं। ये फोर्थ लाइन जो है ये मैनेजमेंट होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टॉपिकल एनाल्जेसिक्स। टॉपिकल एनाल्जेसिक्स ये मोनोथेरेपी के लिए भी के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे स्प्रे वगैरह या ट्रांसडर्मल पैचेस हो जाते हैं, क्रीम्स हो जाती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेन क्या जो आप लोगों ने अक्सर जो है घरों में देखी होंगी, जो पेन के लिए जो है ये घुटनों के पेन के लिए स्प्रे भी होते हैं और जो है क्रीम्स भी होती हैं, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़्यादा इसके लिए आती हैं। तो ये टॉपिकल एनाल्जेसिक मोनोथेरेपी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, पेन के लिए, या कॉम्बिनेशन, यानी कि कोई पर्सन जो है एसिटामाइनोफेन ले रहा है और साथ वो कोई टॉपिकली भी कोई चीज़ वो यूज़ कर रहा है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पर मैंने हम दोनों के नाम लिख दिए हैं। कैप्साइसिन जो है वो डिक्रीज़ करता है सब्सटेंस पी, ठीक है ना। सब्सटेंस पी क्या होता है कि ये पेन को जो है वो उसके सिग्नलिंग में जो है वो करता है, बड़ा रोल प्ले करता है पेन सिग्नलिंग में, ठीक है ना। पेशेंट शुड वॉश हैंड आफ्टर अप्लाइंग टू अवॉइड बर्निंग इन अदर एरियाज़, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये एक आप लोगों ने काउंसलिंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं कि अगर आप किसी को जो है वो कैप्साइसिन जो है वो दे रहे हैं, ठीक है ना, टॉपिकल एनाल्जेसिक है ये, तो फिर आप लोगों ने उसको बताना है कि ये आप लोगों ने हाथ अच्छी तरह धो लेंगे, क्योंकि अगर ये हाथ कहीं और बॉडी पार्ट में लगे तो फिर बर्निंग हो सकती है। फिर डिक्लोफिनेस की एक फॉर्मुलेशन आ जाती है वोल्ट्रॉन जेल, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम बहुत कॉमन है और इम्पॉर्टेंट भी है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वोल्ट्रॉन आ जाती है, वोल्ट्रॉन में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है डिक्लोफिनेस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस किसके दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के दिए जाते हैं। फिर कॉन्ड्रोटोइन जो है ये प्रोटेक्ट करता है कोलेजन ब्रेकडाउन को, ठीक है ना, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोलेजन ब्रेकडाउन को, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कोलेजन ब्रेकडाउन, यानी कि कोलेजन को ये ब्रेकडाउन नहीं होने देता, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है ये अगेंस्ट द कोलेजन ब्रेकडाउन, के कोलेजन जो ब्रेकडाउन हो रहा होता है उससे ये बचाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि इनका
नुकसान नहीं है, लेकिन इनकी एफिकेसी इतनी शो नहीं हुई थी, ठीक है ना, जो कॉन्ड्रोटॉइन है या फिर इस तरह के जो दूसरे सप्लीमेंटेशन होती हैं, ठीक है, इनका एफिकेसी इतनी नहीं है, लेकिन ऑल दो इनका नुकसान नहीं है कि अगर यूज़ कोई पेशेंट करना चाहता है, उसको रिकमेंड किया है किसी ने, तो वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी थी। अगर हम लोग देखें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या है, तो वो हम लोग देखते हैं कि व्हेन अ पेशेंट इज़ डायग्नोस्ड विद अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, DMARDs डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स शुड बी स्टार्टेड विद इन द 3 months टू हेल्प स्टॉप द प्रोग्रेशन। यानी कि जब ये इसकी डायग्नोसिस हो तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो DMARDs को स्टार्ट करवा देना चाहिए ताकि प्रोग्रेशन ना हो। साथ में जो है NSAIDs या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लिए जा सकते हैं फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, क्योंकि जो दर्द वगैरह हो रही होती है, जो पेन होती है, मैंने आपको बताया ना, पेन स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस होती है जॉइंट्स में, तो क्या होता है कि उसको करने के लिए जो ना कॉप अप करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए साथ NSAID या कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 जो है वो डिज़ीज़ की स्टेट्स बताई हुई हैं। अगर लो डिजीज़ एक्टिविटी है तो फिर मोनोथेरेपी ही रहेगी DMARDs के साथ, ठीक है ना। अगर इतनी डिजीज़ अगर प्रोग्रेस नहीं हुई, ठीक है, तो DMARDs के साथ मोनोथेरेपी, यानी कि बस आपने DMARDs देने हैं। अगर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ है तो कंबाइन कर देना है DMARD को थेरेपी विद द मेथड, यूजुअली जो कि होती है मेथोट्रेक्सेट बेस्ड, ठीक है ना। कम्बिनेशन DMARD थेरेपी देनी है, ठीक है ना। कम्बिनेशन DMARD थेरेपी का मतलब क्या है कि 2 DMARD आप दे सकते हैं, ठीक है ना, जिनमें से एक जो है वो ज़्यादातर क्या होता है कि मेथोट्रेक्सेट होती है, ठीक है ना, या फिर यूज़ किया जाए एंटी TNF, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ट्यूमर न्यूक्रोसिस जो है वो TNF अल्फ़ा भी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर TNF अल्फ़ा के अगेंस्ट जो है वो थेरेपी दी जाती है एंटी TNF, ठीक है। पेशेंट विद द इस्टेब्लिश डिजीज़, ठीक है ना, जिनकी बिल्कुल ही इस्टेब्लिश डिजीज़ है, उनके लिए क्या है, यूज़ ऑफ द अदर बायोलॉजिकल थेरेपी जैसे एबेटासेप्ट या फिर रिटुक्सीमैब, ठीक है ना, ये दी जाती है। यानी कि लेकिन फ़र्स्ट हमारे पास क्या है कि जब डायग्नोसिस हो तो DMARD स्टार्ट करते हैं। अगर कम है डिजीज़, इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, तो मोनोथेरेपी। अगर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेशन हो चुकी है तो फिर आप कॉम्बिनेशन थेरेपी दे सकते हैं। अगर इस्टेब्लिश हो गई है बिल्कुल डिजीज़, पेशेंट विद द मोर इस्टेब्लिश डिजीज़, तो फिर आप लोग जो है वो बायोलॉजिकल थेरेपी की तरफ आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ दीज एजेंट्स जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में ये ज़्यादातर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में जो है वो क्या क्या कवर कर लिया, हम लोगों ने कवर कर लिया इसकी एटियोलॉजी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, और जो है इनके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या, और इसका किस तरह से ये डिफ़र करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस से। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी हमने तकरीबन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपके माइंड में क्लियर पिक्चर जो है वो बिल्ट हो गई होगी कि ये दोनों डिजीज़ क्या हैं, ठीक है ना, और इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हैं, यानी हम लोग इनको 1 by 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मेथोट्रेक्सेट क्या है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, एबेटासेप्ट क्या चीज़ है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है ना। इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल until my next video. Allah Hafiz.